हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें से फर्स्ट है ऑफर, सेकंड है एक्सेप्टेंस, थर्ड है कंसिडरेशन एंड फोर्थ है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। अब फर्स्ट की बात करते हैं, ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर एंड प्रपोजल जो है वो इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं। ऑफर जो है वो इंग्लिश लॉ के अंदर यूज़ किया गया है एंड प्रपोजल जो है वो इंडियन लॉ के अंदर यूज़ किया गया है। प्रपोजल जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अनदर इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो प्रपोजल किस तरीके से बनता है कि जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर को, सिग्निफाई मीन्स कम्युनिकेट करता है अनदर पर्सन के साथ और अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ काम करने की या ना करने की, किस ऑब्जेक्टिव से, ताकि वो उसकी असेंट ऑब्टेन कर सके, तो उसको हम प्रपोजल कहते हैं। ए बी को बोलता है मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो ये प्रपोजल हो गया। अब एक वैलिड प्रपोजल जो है वो किस तरीके से बनता है? वैलिड प्रपोजल या तो स्पोकन वर्ड से हो सकता है, रिटन वर्ड से हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ के द्वारा भी हो सकता है। और प्रपोजल जो है वो उसका कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। प्रपोजल जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक जो ऑफरी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी वो अग्रीमेंट बनेगा, प्रॉमिस बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा और फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वैलिड प्रपोजल जो है उसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हो गया कि किस तरीके से बनता है प्रपोजल। प्रपोजल वर्ड्स के द्वारा बन सकता है, जो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकते हैं, और बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़, पार्टीज़ के कंडक्ट से प्रपोजल बन सकता है, प्रपोजल दिया जा सकता है। सेकंड है सर्टेनिटी होनी चाहिए प्रपोजल में। प्रपोजल में सर्टेनिटी किस तरीके से हो सकती है? दो तरीके से। कंसिडरेशन जो है वो सर्टेन होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर भी सर्टेन होना चाहिए। ए अगर प्रपोजल दे रहा है बी को कि मेरा घोड़ा मैं बेचना चाहता हूँ एट ₹500 और ₹1000, तो इसमें प्राइस की सर्टेनिटी नहीं है कि वो कितने में मैं सेल करना चाहता है। प्राइस की सर्टेनिटी होना ज़रूरी है एंड सब्जेक्ट मैटर की भी सर्टेनिटी होना ज़रूरी है कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ और ए के पास 2 रंग के घोड़े हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, और ए अपनी कार बेचना चाहता है तो ए के पास 2 कलर की गाड़ियाँ हैं, एक रेड है एक वाइट है, तो वो कौन सी कार बेचना चाहता है? तो स्पेसिफिक होना ज़रूरी है ऑफ़र के अंदर। जो ए ऑफ़र दे रहा है या जो ए प्रपोजल दे रहा है वही सेम चीज़ बी को समझ में आनी चाहिए। मीटिंग ऑफ द माइंड्स तो है ही ज़रूरी। थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है एक वैलिड ऑफ़र के लिए। अगर आपने एक प्रपोज़ल लिखा लेटर में और उसको ड्रॉर में रख दिया तो वो प्रपोज़ल कम्युनिकेट नहीं हुआ और एक वैलिड प्रपोजल नहीं कहलाया जाएगा वो। अब जो प्रपोजल है उसका कम्युनिकेशन तो हो गया है, बट वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट कहलाया जाएगा? प्रपोजल का कम्युनिकेशन तब पूरा होगा जब उस पर्सन को नॉलेज होगी, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है उस पर्सन को प्रपोजल के बारे में नॉलेज होगी, मतलब उसको पता चल जाएगा कि ये प्रपोजल आया है, तब वो प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि एक्सेप्टेंस करने से पहले, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई प्रपोजल आया है। ए ने प्रपोज किया बी को कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, और ये बात बी को नॉलेज में है ही नहीं क्योंकि ए ने लेटर लिखा और उसको ड्रॉर में डाल दिया, तो वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई। ए ने लेटर लिखा, उसको पोस्ट कर दिया। अब जब तक वो लेटर बी को मिलता नहीं है तब तक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जैसे ही वो लेटर बी को मिल जाता है तब कम्युनिकेशन जो है प्रपोजल का वो कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि बी के नॉलेज में आ गया है कि ए क्या चाहता है। ए उसका घर खरीदना चाहता है। ऑफ़र जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जनरल ऑफ़र, सेकंड होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। जो स्पेसिफिक ऑफ़र है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है। ए बी को ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपका घर खरीदना चाह रहा हूँ, तो ये स्पेसिफिक है। ए बी को दे रहा है ऑफ़र, तो एक्सेप्ट भी बी ही करेगा। बी के बिहाफ पे कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। और
अदर साइड पे अगर हम जनरल ऑफर देखें तो जनरल ऑफर किसको किया जाता है, पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है। थर्ड होता है क्रॉस ऑफर, कि दो पार्टीज अगर सेम ऑफर दे रही हैं एक दूसरे को, ए जो है वो बी को कहता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, बी जो है वो ए को ऑफर करता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ, तो ये आइडेंटिकल ऑफर भी कहलाते हैं। कि जब सेम चीज़ दोनों के पर्सन्स के माइंड में सेम चीज़ आई है और दोनों ने ही एक दूसरे को ऑफ़र दे दिया, उनको ये भी नहीं पता कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है कि उसने भी मुझे सेम ऑफ़र दिया है, उनको ये बात नहीं पता है। वो इग्नोरेंस में है कि एक दूसरे के ऑफ़र के बारे में, कि ए जो है वो भी, उसको भी नहीं पता कि बी उसको ये ऑफ़र देने वाला है और बी को ये नहीं पता कि ए उसको ये ऑफ़र देने वाला है। तो क्रॉस ऑफर्स के अंदर जब तक एक पार्टी दूसरे के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक प्रॉमिस नहीं बनेगा वो, क्योंकि ए ने ऑफ़र किया या बी ने ऑफ़र किया, एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, तो क्रॉस ऑफ़र के अंदर प्रॉमिस नहीं बनेगा। फोर्थ आता है इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र अलग है, वो ऑफ़र नहीं कहलाया जाएगा। इनविटेशन टू ऑफ़र सिर्फ इनविटेशन है कि हम जानना चाहते हैं एक तरीके से कि मैं अगर आपको ऑफ़र करूँगा तो आपका क्या रिप्लाई होगा। तो इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, एक तरीके से जैसे सर्वे कर रहे हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि अगर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो जनरल पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर पसंद करेंगे, उनको सर्वे से ऐसा लगता है, तभी वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे। तो जैसे रेलवे की वेबसाइट है, वो बताते हैं कि हम इतनी जगह पे ले जाते हैं, जैसे ट्रेन के रूट्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि हम इतनी जगह पे हमारा ये रूट है ले जाने का, आपको कहाँ जाना है, तो आप टिकट बुक कराते हो, तो आप उनको ऑफ़र देते हो कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो बताते हैं अवेलेबिलिटी है टिकट की या नहीं है। तो ये रेलवे जो है उसकी वेबसाइट जो है वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र है, आप उनको ऑफ़र देते हो कि हमें यहाँ जाना है और फिर रेलवे एक्सेप्ट करती है। सेल्फ सर्विस के जो स्टॉल लगे होते हैं, या अगर शॉपिंग मॉल के अंदर सेल्फ सर्विस के काउंटर्स लगे होते हैं और प्राइस टैग भी अगर उस पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ़र है, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र है। वो बता रहे हैं हमारे पास इतने आइटम्स हैं, इस प्राइस की है, आपको कौन सी चाहिए। अगर कोई कस्टमर जाके एक पेयर ऑफ शूज़ पिक करता है और बोलता है मुझे ये ख़रीदना है, तो जो शॉपकीपर है वो मना कर सकता है कि सॉरी सर, ये सेल के लिए नहीं है। जो कस्टमर है वो ये नहीं कह सकता कि आप बाउंड हो इसको सेल करने के लिए, क्योंकि आपने मुझे ऑफ़र दे दिया इसको सेल करने का, क्योंकि वो ऑफ़र नहीं था, वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र था। तो शॉपकीपर रिफ्यूज़ कर सकता है किसी भी आइटम को सेल करने से कि ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए है, ये सेल पर्पस के लिए नहीं है। एक और टाइप है काउंटर ऑफ़र, जिसमें ए ने ऑफ़र किया बी को कि मैं आपका घर ख़रीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपीज़ में, लेकिन बी ने ऑफ़र किया नहीं, मैं 1 लाख में नहीं, मैं तो 1,50,000 में ये घर अपना बेचूंगा। तो ये काउंटर ऑफ़र हो गया, जिसमें ए ने ऑफ़र किया बी को और बदले में बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने एक और ऑफ़र कर दिया ए को। तो जब तक एक्सेप्टेंस यहाँ पर भी नहीं हुई है, तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है वो ना प्रॉमिस बनेगा ना वो अग्रीमेंट बनेगा। तो इसके अंदर बार्गेनिंग हो रही है ए और बी के बीच में। एक होता है स्टैंडिंग ऑफ़र, इट मीन्स कि ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए स्टैंड स्टिल रहता है, ये वैलिड रहता है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, कि ये आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, आप इतने टाइम तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टैंड रहता है, तो इसीलिए इसका नाम है स्टैंडिंग ऑफ़र। और लास्ट है एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफ़र। एक्सप्रेस मीन्स स्पोकन वर्ड से कर रहे हैं या रिटन वर्ड से कर रहे हैं, इम्प्लाइड मीन्स कंडक्ट से कर रहे हैं, अगर कि कंडक्ट से अगर हम किसी को कुछ ऑफ़र दे रहे हैं तो वो हो गया इम्प्लाइड ऑफ़र। तो ऑफ़र के कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट जनरल ऑफ़र, सेकंड स्पेशल ऑफ़र, थर्ड काउंटर ऑफ़र, फोर्थ क्रॉस ऑफ़र, फिफ्थ इम्प्लाइड ऑफ़र एंड एक्सप्रेस ऑफ़र, सिक्स्थ स्टैंडिंग ऑफ़र।